नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बुलेटिन की शुरुआत आफत के मौसम की खबर के साथ करते हैं। आकाशीय बिजली से हर तरफ आफत है। आपको बता दें कि कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। कल गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर भी आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। द्वारका मंदिर पर गिरी बिजली। बिजली गिरी, सिर्फ ध्वज को नुकसान। विपदा से भक्तों को द्वारकाधीश ने बचाया। श्रद्धालु बोले, आंखों से देखा चमत्कार। द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। जब द्वारकाधीश बने भक्तों के रक्षक, द्वारका के द्वार साक्षात चमत्कार। भक्तों की आंखों के सामने मंगलवार को जो हुआ, उसी चमत्कार को अब नमस्कार कर रहे हैं। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी। उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। भक्तों ने क्या देखा, सबसे पहले उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनिए। दोपहर को ऐसा जमकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से बिजली का माहौल हो गया था और बिजली गिरी और जो ध्वजाजी थी उनके ऊपर गिरी और ध्वजाजी थोड़ा डैमेज हो गया। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रूल्स है कि भाई ऐसा जब भी इंसिडेंस होता है तभी उसके बाद में जो ध्वजा चढ़ती है वो आधी काठी में चढ़ती है। मंदिर के ऊपर गिरी, बट मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, बट ध्वजा जी थोड़ा फट गए और मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग बहुत डर गए थे, बट यहाँ पे कुछ मतलब पब्लिक को और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्वजा को थोड़ा नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक द्वारकाधीश ही भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हो गए। सोचिए, बिजली भक्तों पर गिरी होती तो क्या होता। बिजली गिरी, लेकिन किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वज फट गई। इतना भयानक था, बारिश इतनी भयंकर थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी बारिश होगी और हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा। दोपहर को 11-12 बजे से बारिश शुरू हुई। 3:30 बजे तक हम पूजा जब तक ध्वजा की स्टार्ट की तब तक काफ़ी बारिश गिर रही थी और हम संचय में थे कि ध्वजा कैसे चढ़ाएंगे। और लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से यहाँ 3 बजे बिजली गिरी वो ध्वजा के ऊपर, मंदिर के ऊपर। उसके बाद 5 बजे की हमारी ध्वजा थी, तो द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। और 3:30 बजे के बाद बारिश भी बंद हो गई और हमारी 5 बजे जो ध्वजा थी वो हमने गाते बाजाते हुए आराम से चढ़ाई ध्वजा और द्वारकाधीश ने हमारी ध्वजा स्वीकार कर ली। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना को लेकर मंदिर प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन पूरी डिटेल ली। बिजली गिरने के इस हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारकाधीश मंदिर प्रशासन के साथ बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर प्रशासन से इस बारे में जानकारी भी ली कि क्या बिजली गिरने की वजह से मंदिर के स्ट्रक्चर को किसी तरीके का नुकसान तो नहीं हुआ। द्वारकाधीश नाम का मतलब है द्वारका के राजा, यानी भगवान श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रभु द्वारका में विराजमान हैं, तो काल भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरी, लेकिन मंदिर को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिसने भी इस वाकये को वहां पे देखा, उनकी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण को लेकर और भी गहरी हो गई। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।
और तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। लेकिन देश की असली चिंता हिल स्टेशन पर लोगों की वो बेफिक्री है जो तीसरी लहर को न्योता दे रही है। हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का चोपता, देश के किसी भी हिल स्टेशन का नाम लीजिए, कोरोना को लेकर हर जगह लापरवाही की तस्वीरें एक जैसी है। सर, मन का डर की बात यह है कि डर के जिएंगे तो जिंदगी कैसे जी पाएंगे। डर में जिएंगे तो जिंदगी नहीं जी पाएगा आदमी। जिंदगी जीने का जुनून ऐसा है, भले ही जिंदगी दांव पर लग जाए। तभी तो शिमला घूमने आए लोगों को बच्चों की तरह मास्क लगाने के लिए याद दिलाना पड़ रहा है। कृपया ध्यान दें, शिमला पुलिस आपका स्वागत करती है। सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों से निवेदन है कि कृपया मास्क पहन के रखें, उचित दूरी बना के रखें। मना करने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन शिमला में जहां पुलिस नहीं है, वहां लोग बिना मास्क हर नियम तोड़ रहे हैं। कोरोना को लेकर इसी लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लोग कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को मौसम के अलर्ट की तरह लेते हैं। उन्हें इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। कुछ लोग भले ही दूसरी लहर से सबक सीखने को तैयार ना हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपनी पुरानी गलती से सीखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का ऐलान किया। ये फैसला कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लिया गया है। अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर की एक बड़ी वजह कुंभ और दूसरे धार्मिक आयोजनों को बताया गया, लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार ने देरी न दिखाते हुए ये फैसला लिया ताकि हरिद्वार में भीड़ इकट्ठी न हो। दरअसल कांवड़ यात्रा में यूपी, दिल्ली और हरियाणा के श्रद्धालु गंगा का पानी लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार आते हैं। भीड़ को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहले ही टैंकरों से पड़ोसी राज्यों तक गंगा जल भिजवाने का काम किया है। उत्तराखंड ने भले ही कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके पक्ष में है। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा पर वो पाबंदी नहीं लगाएंगे और सारे कोविड नियमों के साथ यात्रा पूरी की जाएगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का रुख फिलहाल साफ नहीं है। तीसरी लहर को रोकने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी हिल स्टेशनों पर भीड़भाड़ वाली सैर और धार्मिक आयोजनों की इजाजत को खतरनाक बता चुका है। But what we see, there is the people are little complacent now. They are getting relaxed. They are definitely they are got bored with the long period of these lockdowns. So they have started coming out. So it is our duty at this moment to caution them. IMA ने सरकार को सावधान करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा, ऐसे समय में जब हर किसी को तीसरी लहर को रोकने के लिए काम करना चाहिए, तब देश के कई हिस्सों में सरकारें और लोग लापरवाह हो रहे हैं। कोविड के नियमों का पालन किए बगैर भीड़ इकट्ठी हो रही है। पर्यटन, तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्सव सब जरूरी है, लेकिन उनके लिए हम कुछ महीने इंतजार कर सकते हैं। IMA से पहले कई संस्थान तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे चुके हैं, जिनकी चिंता को हिल स्टेशनों पर इकट्ठा हो रही ये भीड़ बढ़ा रही है, जहां घूमने के रोमांच में मास्क को भुला दिया गया है। कोरोना फैलाने वाले इन लोगों ने पहाड़ों पर नियमों के साथ घूमने आए लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। मतलब कि गर्मी भी बहुत थी, तो इसीलिए बाहर मतलब कि एंजॉय करने के लिए आए थे। लेकिन लोग बात ही नहीं मानते हैं, मतलब कि सोशल डिस्टेंस भी नहीं रख रहे हैं, मास्क डाल के नहीं आ रहे हैं। जी, ये जो हम देख रहे हैं, लोग तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्राउड भी आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो है कि लोग जो कम मास्क जो पहन रहे हैं,
जितने भी लोग आ रहे हैं कम से कम इसमें 70% जो है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि वो मास्क नहीं पहनते। कोरोना की दूसरी लहर के लिए कुंभ और चुनावी रैलियों को जिम्मेदार माना क्या? सवाल ये है, क्या इस बार बिना मास्क घूमने की ये सनक देश को भारी पड़ने वाली है? आज तक ब्यूरो। हम रुक करेंगे अगली खबर का। कौन नहीं जानता है कि जनसंख्या ने इस देश का क्या हाल कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में इसी जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के सामने अवरोधक आ रहे हैं। अलग अलग नेता अलग अलग भाव बयां कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला चुनाव है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई इसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आज पूरे देश को इस पर सोचने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। देश के अंदर ही कानून लगाना चाहते हैं। हम कहते हैं ये देश कानून कुदरत के कानून के खिलाफ है। जनसंख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में समेटे हिंदुस्तान की पूरी सियासत है। जनसंख्या सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि वोट बैंक भी है। जनसंख्या सिर्फ एक भीड़ भी नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान का ये एक सियासी खेल भी है। निजाम ये है, कुदरत का तो निजाम ये जो कुदरत बनाई है हमारी, आप सब एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन उसका अल्लाह का निज़ाम तो ये कि शादियाँ होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, किसी के ना भी होते, किसी के एक ही पैदा होता है। तो अब हम उस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। जनसंख्या देश की दशा और दिशा तय करती है। जनसंख्या सीटों का निर्धारण करती है, तो दिल्ली की गद्दी का फैसला भी यही जनसंख्या करती है। जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि चुनावी मुद्दा भी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जब सरकार में शामिल दो दलों की नीतियां ही स्पष्ट नहीं है, बीजेपी से अलग राय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रख दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी से अलग राय अगर आप रख रहे हैं, आपकी मंशा ठीक है, तो कुर्सी छोड़िए, बीजेपी का साथ छोड़िए। जहां तक नीतीश कुमार जी के बयान का संबंध है, उन्होंने कहा है कि मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन कानून बनाने भर से ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं मानते, इसलिए अतिरिक्त विचार विमर्श की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल तैयार हुआ तो लपटें बिहार तक पहुंच गईं। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं की जागरूकता पर जोर दिया, तो डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पुरुषों की जागरूकता का मुद्दा उठाकर उनका विरोध एक तरह से कर दिया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि पुरुषों में नसबंदी को लेकर काफी डर देखा गया है। बिहार के कई जिलों में तो नसबंदी की दर मात्र 1% है। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सरकारी अस्पतालों में कई सुविधाएं दी जाती हैं, मगर इन सुविधाओं का लाभ महिलाओं तक तभी पहुंचेगा जब घर के पुरुष जागरूक होंगे और महिलाओं को अस्पताल तक लेकर जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। बीजेपी इस बिल को विकास से जोड़ रही है, जिसे इसमें रोजगार, शिक्षा और सुविधा जैसी समस्याओं का हल दिख रहा है, जिसे इसमें न्यू इंडिया की तकदीर नजर आ रही है।
जनसंख्या नियंत्रण तो आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और उपलब्ध संसाधन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके, इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या की नीति तो आनी चाहिए। लाल किले की प्राचीर से अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने साफ किया था कि 2.0 में जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा खेल होने वाला है, जिसकी तैयारियां अब तेज हो गई हैं। बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। 6 अगस्त को प्राइवेट मेंबर बिल में जनसंख्या नियंत्रण पर राज्यसभा में चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर निजी बिल पेश करेंगे। निजी सदस्य विधेयक 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे। योगी ने विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। दरअसल योगी आदित्यनाथ उन तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे जो पीएम मोदी के आगमन के लिए हो रही है। 15 जुलाई को पीएम वाराणसी जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का दरबार है, मंत्रोच्चार है और महादेव की पूजा में लीन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महादेव के सामने पहुंचकर योगी ने प्रणाम किया, आसन लिया, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, दही चढ़ाया, अभिनंदन वंदन रोली चंदन फूल चढ़ाकर। बाबा विश्वनाथ के दरबार से योगी निकले तो सीधे बीएचयू के उस आईआईटी प्रांगण में पहुंचे जहां 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। योगी आदित्यनाथ ने यहां मंच से लेकर तोरण द्वार तक सबका निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। बता दें कि पिछले 2 महीने में योगी आदित्यनाथ 5वीं बार वाराणसी पहुंचे हैं और पिछले 8 महीने से पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी नहीं गए हैं। 8 महीने बाद पीएम वाराणसी जाएंगे, 1550 करोड़ की 300 परियोजनाओं की सौगात देंगे और भारत और जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष ऑडिटोरियम का लोकार्पण करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनसभा का आयोजन है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ पब्लिक के बीच में लोकार्पण और शिलान्यास वाराणसी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के किए जाएंगे। उस कार्यक्रम को बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड में रखा गया है, जो बहुत ही खुला हुआ ग्राउंड है और जहां पे सारे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर बीएचयू के डॉक्टरों से मंत्रणा भी करेंगे। पहली नजर में योगी और मोदी का वाराणसी दौरा एकदम सामान्य सा दौरा लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होता। यूपी की राजनीति चुनावों को लेकर चटक हो रही है। पंचायत चुनावों और ब्लॉक के चुनावों में बीजेपी ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, उससे बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भी बीजेपी यहां 300 सीटों के पार जाएगी। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार के माध्यम से जो काम किया गया है, उस काम के बूते हमें पूरा भरोसा है कि हम 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने नेताओं और महासचिवों के साथ बैठक कर रही है। जाहिर सी बात है कि बिसातें बिछ रही हैं और ऐसे में वाराणसी को एक बार फिर से अगर बीजेपी अपना पावर सेंटर बना दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस अभियान छेड़े हुए है। 7 जुलाई से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई की महामारी ने हमरा गड्ढा बिठा दिया, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। कैसे सफाचट नहीं होगी जेब? तेल महंगा है, खाने वाला भी, जलाने वाला भी।
आटा महंगा है, दाल महंगी है, दूध महंगा है, चावल महंगा है, चीनी महंगी है, आना महंगा, जाना महंगा, रसोई का खाना महंगा। कैसे सफाचट नहीं होगी जेब? इसी सांस तोड़ महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रखा है। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक अलग अलग शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी चली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ताली, थाली, घंटी, शंख और बर्तन बजाकर पीएम मोदी पर व्यंग कसा। हम भीख मांग के और जो ब्लड हस्ताक्षर गांव-गांव पेट्रोलों को, डीजलों, जो पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, वहां पे जाएंगे, ब्लड हस्ताक्षर के आज से अभियान शुरुआत करेंगे। उसके बाद में इस अभियान को गांव स्तर तक पहुंचाएंगे। बस्ती में पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध इस तरह से हुआ कि बैलगाड़ी पर बाइकें लाद दी गई और चल पड़ी बैलगाड़ी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।